नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना की। दिल्ली समेत कई शहरों में मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से कोरोना के केसों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उससे एक बार फिर कोविड-19 डराने लगा है। देश के कई राज्यों में कोविड के केस सामने आ रखे हैं। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अब कोरोना ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा में बीते दिन एक मामला सामने आया था। सोमवार को किए गए जांच सैंपल में 9 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब नोएडा में कुल 10 एक्टिव मामले हो चुके हैं और सभी मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। तो क्या देश में फिर से कोरोना लौट रहा है? क्या इस नए वेरिएंट पर काम करेगी वैक्सीन जो पुरानी है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज इंडिया न्यूज मौजूद है। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल जो आपकी सारी शंकाएं दूर करेंगे। तो कोरोना के आंकड़ों ने सभी को चौंकाया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार कोरोना के आंकड़े जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रखे हैं। कोरोना के आंकड़ों ने सभी को चौंका कर रख दिया है। चूंकि देश भर की अगर बात कर ली जाए तो 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सचिन कुमार देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, कोरोना का अटैक एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। देहरादून में स्थिति कैसी है? क्या वहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है? देखिए, जब तक कोविड की अगर बात की जाए तो कोविड को लेकर जो है लगातार जिस तरीके से सरकार अलर्ट है, स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट है, लेकिन यहाँ पर जो है 3 मरीज हैं, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार है। यानी एक इसमें जो है गुजरात से जो यहाँ पर जो ऋषिकेश आए हुए थे, एक बैंगलोर की जिसमें एक जो डॉक्टर थी, डॉक्टर ने अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया था घर के अंदर, और दूसरे का जो ट्रीटमेंट था वो एम्स हॉस्पिटल में चल रहा था। और तीसरी की बात है कि अगर तीनों मरीज के स्थिति में सुधार हुआ है। यहाँ पर जो है जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। यानी जिस तरीके से अगर कोविड की बात करी जाए, हाँ, प्रॉपर ढंग से जो है हम सरकार की बात करते हैं या स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग हमने पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है। चारधाम यात्रा की अगर बात करी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करी जाए, तो साफ तौर से निर्देश सरकार ने दे दिए। वहीं अगर सतपाल महाराज की बात करी जाए, पर्यटन मंत्री हैं, तो उन्होंने जो है साफ तौर से कहा है कि लगातार जो है अब स्क्रीनिंग जो मशीनें यहाँ पर लगा दी गई है। कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उनकी जांच सबसे पहले करी जाएगी। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है सरकार के सामने चुनौती जो है चारधाम यात्रा की है, तो दूसरा कोविड है। लेकिन हम 2019 की अगर कंपेयरिंग करी जाए, 2019 की बात करें या इस समय की बात करी जाए, तो घबराने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, अगर किसी की बॉडी में कोई लक्षण पाया जाता है कोविड को लेकर, चाहे जुकाम हो या बुखार हो, तो तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्थिति की अगर बात करें तो इस वक्त जो है उत्तराखंड में कोविड की जो मरीज है वो बिल्कुल जो है शून्य है। यानी जो मरीज जिनमें जो है कोविड पाया गया था उनके स्थिति में फिलहाल के लिए सुधार हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर सचिन, ठीक है, यहाँ पर एक और चीज समझना चाहूंगी। चूंकि लगातार जो आंकड़े हैं कोविड को लेकर के वो बढ़ते हुए नजर आ रखे हैं और ऐसे में चारधाम यात्रा भी चल रही है और कहा जाता है कि ये कोरोना के जो नए वेरिएंट आए हैं या फिर इससे पहले के भी जो कोरोना के वेरिएंट देखने को मिले हैं वो सब विदेशों से आए हैं। विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर चारधाम यात्रा में ज्यादा संख्या में शामिल होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ने का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई है? विदेशी श्रद्धालुओं को क्या कुछ एहतियात बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यटक है, यानी विदेशों की बात नहीं, इसमें जो है जो अन्य राज्यों से भी पर्यटक आ रहे हैं या विदेशों से आ रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले जो है जिस तरीके से सरकार के निर्देश जो पहले की गाइडलाइन है वो सेम गाइडलाइन अभी भी है। यानी आपको अगर उत्तराखंड यात्रा में कराना चाहते हैं तो सबसे पहले जो अपनी बॉडी चेकअप कराएं, या जिस तरीके से जो है सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता था। आपने देखा होगा, अगर हम 2024 की यात्रा की अगर बात करें तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोविड, क्योंकि चारधाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है, कोविड 19 पे भी खतरा है, लेकिन सरकार के साथ अब मैं एक चीज और बताऊंगा, अगर आंकड़ों की बात करें, क्योंकि जो जनसंख्या है अभी फिलहाल के लिए जो है, जो लगातार आंकड़ों की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा में जो आंकड़े हैं फिलहाल के लिए अभी कम है। यानी 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। अगर हम कंपेयरिंग करें तो जैसे 2024 की इस समय जो है
30 लाख से 25 लाख से ज्यादा आंकड़े जो है पहुंच चुके थे। सबसे बड़ी बात है कि अब जो है कुछ दिनों बाद यहाँ पर बरसात स्टार्ट हो जाएगी, तो सरकार के सामने ठीक है चुनौती है, लेकिन सरकार पूरी से सक्षम है। और साथ ही जिस तरीके से हम अगर बात करी जाए तो स्वास्थ्य महकमे की स्वास्थ्य बेड की बात करी जाए, वेंटिलेटर की बात करी जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करी जाए, तो उसको लेकर सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन हाँ, अगर अब 2019 का जिक्र करें तो उस समय जो है सरकार के पास कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन इस वक्त जो है सरकार के पास जो है पूर्ण रूप से तैयारी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर चारधाम यात्रा में कोई भी श्रद्धालु आना चाहता है, चाहे विदेशी हो या अन्य राज्यों से यहाँ पर जो है चारधाम यात्रा में आना चाहते हो, तो सबसे पहले जो है अपना सर्टिफिकेट लेके आए बॉडी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा पिछले बार की अगर बात करें तो कई व्यक्तियों की जो है मृत्यु हो जाती है हाई एल्टीट्यूड में, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अलर्ट है, स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है। जहां आंकड़ों की बात करी जाए तो आंकड़े इस वक्त जो है उत्तराखंड में 0 है। बिल्कुल सचिन, अभी आंकड़े तो वैसे भी कम बताए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आंकड़ों में बढ़ोतरी भी समय के साथ देखने को मिल रही है। इससे पहले देश भर में कोरोना की जो संख्या थी वो बेहद ही कम थे, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में 1000 के पार जो है वो आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में सभी की चिंताएं भी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। यहाँ पर सभी को समझना पड़ेगा कि मास्क लगाना बेहद ही अनिवार्य है। प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर लोगों से कहा जा रहा है कि एहतियात बरते, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ना जाएं। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी सचिन, किस तरीके से, चूंकि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जो क्राउडेड एरिया होते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन की बात कर ली जाए, चाहे एयरपोर्ट की बात कर ली जाए, या फिर कोई भी अन्य स्थल जो कि बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है, वहां पर क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किसी तरीके का एहतियात बरतने को कहा गया है? क्या कहा गया है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, ताकि देखिए आने वाले समय में ये संख्या बढ़ते हुए तो जरूर नजर आएंगे सचिन। जिस प्रकार से अगर बात करें, जहां तक प्रशासन की बात करी जाए या स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए, तो स्कैनिंग की अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से आंकड़े जो है 0 हो चुके हैं। लेकिन हाँ, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमने अभी तक जहां तक देखा है, क्योंकि अभी रेलवे स्टेशन की बात करें देहरादून के या एयरपोर्ट की बात करी जाए तो स्कैनिंग वैसे कहीं पर नहीं है, यानी कुल मिला के ये है। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर जो है तैयार है पूर्ण रूप से। लेकिन जिस तरीके से इंडिया न्यूज की अगर बात की जाए, हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, लगातार सरकार को उस पर फोकस करना होगा। जो बाहर से जो है पर्यटक आ रहे हैं या श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी स्कैनिंग लगातार होनी चाहिए, चाहे इसमें लोकल लोग क्यों ना हो, क्योंकि चारधाम यात्रा पर यहाँ पर चल रही है। तो चुनौती बहुत बड़ी है सरकार के सामने, स्वास्थ्य महकमे के सामने। लेकिन कोशिश ये है कि सरकार के जिस तरीके से सरकार ने अपनी तैयारियां कर रखी है स्वास्थ्य महकमे को लेकर, लगातार बैठक भी यहाँ पर हुई है, स्वास्थ्य सचिव की बैठक हुई है और जो डीजी हेल्थ है उन्होंने भी इस पर बैठक ली है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। और वहीं डॉक्टर की अगर बात करें, डॉक्टर की राय की अगर बात करें, तो घबराने की जरूरत नहीं, प्रिकॉशंस लें। जिस तरीके से हम बात करें, अगर हमारे बॉडी में कोई भी लक्षण इस तरीके के पाए, जैसे बुखार हो, जुकाम हो, तो तुरंत जो है डॉक्टर की इस पर जो है मदद ले। ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ और डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सचिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े सभी को चौंका रखे हैं, एक बार फिर से कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर नवीन प्रकाश जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से इस बार कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, नया वेरिएंट यहाँ पर देखा गया है JN1, पुराने वेरिएंट से ये कितना घातक और खतरनाक समझ में आ रहा है? नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड स्प्रेड अभी हो रखा है और ये केसेस अप्रैल से स्टार्ट हुए। अप्रैल में जैसे तमिलनाडु में कुछ केसेस मिले, उसके अलावा मई में आपका गुजरात में कुछ मिला है। ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन इज टोटली ऑब्सोलीट, वो तो खत्म हो चुका है। 2 वेरिएंट है, वो जो कि NB 1.8.1 और दूसरा वेरिएंट है आपका LF.7। तो ये 2 वेरिएंट है। अच्छा, इसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं, सीवियरिटी है, बट अभी उतनी सीवियरिटी नहीं है। जैसे सीवियरिटी को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, ILI जो कि इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शंस और सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो ILI को हम माइल्ड सिम्टम्स की कैटेगरी में रखते हैं, सारी को हम सीवियर सिम्टम्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ILI के सिम्टम्स जैसे कि भाई बुखार, माइल्ड फीवर है, कफ है, रनिंग नोज है, हेडेक है, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, और ये सारे जो सिम्टम्स आते हैं इसको हम ILI बोलते हैं। सारी में जैसे कि आपका ये सारे ILI के सिम्टम्स के साथ साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी, कफ, फिट्स, स्पुटम, हाइपोक्सिया, यदि सैचुरेशन कम हो रहा है,
तो ये सारे के सिम्टम्स है। जैसे ILI कैन बी ट्रीटेड एट दी OPD लेवल, या घर पे हम उसका इलाज कर सकते हैं। सारी वाले सिम्टम्स हैं तो ऐसे कंडीशंस में हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए, हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, नहीं तो इसमें मोर्टेलिटी और ये हम चीजों को बढ़ावा देंगे। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ मेडिसिन का भी प्रोटोकॉल किया है, जो अभी पब्लिकली नहीं है, बट हाँ पॉक्सलोविड करके मेडिसिन है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेडिसिन है, Nirma 12 and Ritonavir, and get 1 tablet morning and evening जी for the 5 days. अच्छी ये सारे सिम्टम्स हैं। सीवरिटी हमारी एज पर सिम्टम्स, जैसे मैंने ILI और सारी को बताया, तो ऐसे ही सीवरिटी हमारी बढ़ती है, और इसके रिगार्डिंग हमें कंसर्न्स रखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए और सारे प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर आरती जी जी, आपका रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से सब वेरिएंट JN1 सामने आया है, यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी कि संक्रमण कितना तेजी से सब वेरिएंट का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ट्रांसमिशन रेट की अगर बात कर ली जाए तो डेटा क्या कहता है? जी, तो इससे पिछली डिस्कशन जो टेलीविजन पर दिया था मैंने, उस दिन दिल्ली में 23 थे केसेस, और एक हफ्ता उसके बीच में बीत गया डेटा कलेक्शन में, तो 23 से 100 पहुंच गया, और देश भर में जो गिनती थी 251 या 261 से वो 1000 को पार कर गई। तो रफ्तार है, लेकिन पूरे देश की जनसंख्या देखते हुए बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं है। जी दूसरी बात, संतोष की बात यह है कि सीवियर केसेस कम है, और थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि आपको जब सीवियर स्थिति होती है या खांसी प्रीडोमिनेंट सिम्टम होता है, तो आप बचने की कोशिश करते हो, लेकिन गले का दर्द अगर प्रीडोमिनेंट है तो हर कोई बोलता नहीं रहेगा कि मुझे गले में दर्द है, तो बात करने में भी कीटाणु आते हैं। तो इसलिए जो जनरल प्रिकॉशन है वो रखने में फायदा है। माना कि साधारण फ्लू में भी आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए, जो आदमी खांस रहा है, छींक रहा है, उससे तो आप बचत रखते हैं, लेकिन इस दौर में आप अगर मास्क का प्रयोग कर लें तो अच्छा होगा। और जो लोग कोमॉर्बिडिटीज से ग्रस्त हैं, वो लोग मास्क का प्रयोग ज्यादा माने अच्छे वाले N95 मास्क का प्रयोग कर लें। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दोज ऑन कैंसर ट्रीटमेंट, और ओल्ड पीपल, यंगर चिल्ड्रन, इन सब लोगों को अगर N95 मास्क यूज करें तो बेहतर होगा। कुछ नहीं यूज करने से ब्लू कलर का मास्क जो आप देखते हैं जनरली, वो यूज करना बेहतर होगा। और कुछ चीजें जो जनरल सावधानी है कि जब आप पब्लिक प्लेसेस में जाएं, जैसे आप लिफ्ट की वेट कर रहे हैं तो लिफ्ट बहुत ठसाठस भरी है, तो आप कोशिश करिए कि लिफ्ट में जरा खाली सी हो, तब आप उसमें चढ़े। उसमें भी डायरेक्ट किसी के मुंह के सामने ना आए, चाहे आप दीवार की तरफ मुंह कर लें, तो ये होगा कि डायरेक्ट उससे आप बचेंगे। और जब जिन लोग को खुद को खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, वो बोलते समय थोड़ा सा एहतियात करें कि वो बोलते और खांसते समय कि खांसी के लिए कोहनी, कफिंग इन योर एल्बो, बिकॉज एल्बो से आप कोई चीज टच नहीं करते हो तो आप स्प्रेड नहीं करोगे इन्फेक्शन। सिंपल फ्लू भी है तो भी आपकी अगर आदत ये पड़ जाती है कि खांसने के लिए आप हथेली का या रुमाल का इस्तेमाल न करके कोहनी का इस्तेमाल करें। और जब आप लिफ्ट के बटन दबाते हैं तो आप कोहनी का इस्तेमाल करें या एक पेन का इस्तेमाल करें। और हैंडल छूते हैं आप तो आपके हाथ में कोई इन्फेक्शन आने का डर होता है। जनरल नल छू रहे हैं, हैंडल छू रहे हैं, तो अपनी आंख और नाक छूने में, इच करने में, ऐसे करने में, ऐसे नहीं करके बैक ऑफ हैंड से करें। ये 3-4 चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो जल्दी से स्प्रेड नहीं होगा, आप उससे बच सकते हैं। सैनिटाइज करते हैं तो सैनिटाइजर अपनी जेब में रख सकते हैं, और अगर आप सोप से वॉश करते हैं तो 20 सेकंड का टाइम ध्यान रखें। हाथ धोने की प्रक्रिया में ऐसे धोना, फिर बैक में धोना, फिर अंगूठे को धोना, और ओवरऑल इस तरीके से वॉश करना। तो ये 4-5 एक्शंस आप याद कर लें हाथ धोने के लिए। ठीक है डॉक्टर मयंक और भी हमारे 20 साथ सेकंड जुड़े का हुए समय हैं। याद रखें। जी आरती जी, डॉक्टर मयंक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मयंक, यहाँ पर एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि JN1 वेरिएंट के जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं वायरल फीवर से मैच करते हैं। बॉडी पेन, फीवर होना, गले में खराश होना, सर्दी जुकाम होना, और वायरल फीवर से ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं। ऐसे में आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, वो कैसे समझ पाएंगे कि ये कोविड के लक्षण है या फिर वायरल फीवर के लक्षण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है मैम आपने। मैं थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी उसके हिसाब से समझा देता हूँ। देखिए अभी क्या है ना, आज हमारे सर जो हैं बघेल सर, राघव बघेल सर, ICMR के जो अध्यक्ष, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है
कि ये बहुत हार्मफुल नहीं है, लेकिन इसके बारे में तो भी हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह हम सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले समझने की बात है कि जैसे अभी ये स्टार्ट हुआ साउथ से, साउथ में इस समय मानसून आ चुका है, वहां बारिश स्टार्ट हो गई है, डैम्प वेदर हो गया है ना, क्लाइमेट्रिक चेंजेस वहां पर हो गए हैं। तो जनरली क्या हो रहा है कि वहां पर पेशेंट को सर्दी जुकाम बुखार नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं। साउथ में क्लाइमेट्रिक चेंजेस के साथ साथ जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपका थोड़ा वेस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में फिर चेंजेस हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे वो सब चीजें क्या होंगी, नॉर्थ इंडिया की तरफ भी आएंगी। तो ये एक जैसे जियोग्राफिकल सीक्वेंस जो बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा केसेस जो रिपोर्ट किए गए वो सबसे पहले साउथ इंडिया में रिपोर्ट किए, क्योंकि मानसून वहां पर आ चुका है और वहां पर बारिश हो रही है, मौसम डैम्प है, लोगों को नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है और पेशेंट पैनिक हो जा रहे हैं कि वो हमको कोविड हो गया है। लेकिन जब तक हम जो भी 4 वेरिएंट आज जैसे आज स्टेटमेंट है LF 7 XFG JN1 and NB1, ये सारे वेरिएंट धीरे धीरे रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। अब हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम जब कभी आपको लगता है कि मेरा सर्दी जुकाम बुखार 3-4 दिन तक नहीं ठीक हो रहा है और आपको सिम्टम्स, गले में खराश, जो भी जो एक्यूट सिम्टम आए, डायरिया नहीं ठीक हो रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपका सैंपल कलेक्शन करने के बाद उसको भेजेगा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। तो हमें आइडियाज होते जाएंगे कि एक्चुअली ये कितना हार्मफुल है और कितना ये हमें हमारे किस एरिया को कवर कर रहा है और कितने पेशेंट को ये सफर कर रहे हैं। जो आपने पूछा कि हाँ क्या क्या पूछिए कुछ। जी आगे बताइए। तो किस तरीके मैं से आगे यहाँ ये पर आम लोगों को समझना होगा कि वायरल फीवर के लक्षण और फिर कोरोना के जो लक्षण है उनके एवरी अलग। सेकंड इन्फेक्शन इज नॉट कोविड। ये समझना होगा कि हर दूसरा इन्फेक्शन कोविड नहीं है। कोविड, हमारा वैक्सीनेशन भी इतना है, हमारी हर्ड इम्यूनिटी भी इतनी है, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारे जो हम जिस चीज से बीमार हुए हैं उसका रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग को आसान रहे इस बीमारी से एक एंड स्टेज तक ले जाने वाला जो है उस तरीके का ना होने पाए। पिछली बार हमारे साथ यही दिक्कत हुई, हम लोगों ने घर ही में इलाज किया, सर्दी जुकाम बुखार का घर में ही इलाज करते रहे और हम लोगों ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। तो डेफिनेटली आपको लगता है कि आपका एक्यूट है, 2-3 दिन अगर नहीं है उसके बाद आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। डॉक्टर आपका इन्वेस्टिगेशन कराएगा, इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद डेफिनेटली वो जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और हम कुछ टाइम बाद हम जान पाएंगे कि एक्चुअली ये वेरिएंट कितना खतरनाक है। और मैंने आपको जो क्लाइमेट्रिक वाला बताया उसको जरूर ध्यान में रखना होगा कि अभी साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ इंडिया की तरफ ये इस तरीके से पूरा स्प्रेड करेगा। तो अभी जो टाइम है ये हमारा बहुत कलेक्शन वाला टाइम है, डेटा कलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नवीन आपका रुख कर लेती हूँ, चूंकि आपसे समझना चाहूंगी वैक्सीनेशन के बारे में। जिस तरीके से अब तक जो वैक्सीनेशन भारत में या फिर देश भर में लगाए गए हैं, क्या वो वैक्सीनेशन इस वक्त भी काम आ जाएगा? अभी तो वैसे भी आंकड़े कम बताए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये आंकड़े बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का ग्राफ अभी तक देखा गया है कोरोना का, स्टार्टिंग दौर में वो हमेशा कम रहता है और धीरे धीरे लोगों को अपनी चपेट में लेते लेते आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आने वाले समय में जब स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो जाएगी, जब वैक्सीनेशन की मांग लोग यहाँ पर सरकार से करने लग जाएंगे, तो क्या जो पुराना वैक्सीनेशन अभी तक लगता हुआ आया है भारत में, वो वैक्सीनेशन इस सब वेरिएंट के ऊपर भी काम आएगा या फिर वो फीका पड़ता हुआ नजर आएगा? किस तरीके से देखते हैं आप? जैसा कि डॉक्टर मयंक मोहन ने भी बताया कि जैसे साउथ में सीजन वहां पर बारिश का या डैम्पनेस पहले स्टार्ट हो गया है और अदर डायरेक्शंस में इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा। तो उस चीज के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा वैक्सीन का देखा जाए तो वैक्सीन में बूस्टर डोजेस लगे हैं। बूस्टर डोजेस में जैसे ऑब्वियसली गवर्नमेंट को चाहिए कि एक बूस्टर डोज नेक्स्ट स्टार्ट करें बूस्टर, और पहले से ही सिम्टम्स, हम सीवियर सिम्टम्स के होने का इंतजार न करके यदि हम बूस्टर डोजेस को अभी से स्टार्ट करें तो जनता को, जो आम जनता है जिनको सिम्टम्स हो रहे हैं, उनको काफी फायदा मिलेगा। और ये इट्स अ गवर्नमेंट प्रोटोकॉल की कौन सी स्ट्रेन आ रही है, दिस विल बी इफेक्टिव, ये काम करेगा नहीं करेगा, तो एक बार उस पर रिसर्चेस करके, मतलब दैट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। ऑब्वियसली ये जो अभी वैक्सीन प्रीवियस वाली है ऑब्वियसली काम करेगी, तो वैक्सीन का बूस्टर डोज होना चाहिए और ये इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर आरती, आपका रुख कर लेती हूँ। चूंकि सब वेरिएंट JN1 सामने आ चुका है, लक्षण भी सामने आ चुका है और कुछ रिसर्च भी अभी तक जो है वो किया जा चुका है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी है, अभी भी रिसर्च जारी है, लेकिन आपसे समझना चाहूंगी JN1 वेरिएंट जो है वो किसके लिए सबसे घातक है? क्या बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, या फिर महिला जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है
उनकी अगर बात कर ली जाए तो कितना घातक JN1 सब वेरिएंट यहाँ पर माना जा रहा है उनके लिए? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और अ, एक तो मैं 2 पॉइंट बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि आप पैनिक ना करें क्योंकि पैनिक के लक्षण भी हाइपोक्सिया जैसे होते हैं। हम्म। धड़कन, घबराहट, चक्कर। तो ये ज़रूर अपने डॉक्टर से क्लियर कर लें कि ये पैनिक है या हाइपोक्सिया है। और हाइपोक्सिया होने पे तो हर किसी को चिंता करनी है और डॉक्टर के पास जाना है, केयर करनी है। लेकिन कौन लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं, कौन लोग ज़्यादा प्रोन हैं, ससेप्टेबल हैं, तो वो कम उम्र के बच्चे जिनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो कम उम्र के बच्चे 5 साल से नीचे-नीचे बुजुर्ग लोग 60 साल से ऊपर या डिफरेंट बीमारियों जिनको पहले से हैं, जो या तो इम्यूनो सप्रेशन पे हैं, ऐसी दवाइयों पर हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, जिसमें कि कैंसर वाली ड्रग्स भी आती हैं, और जो लोग लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पर हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एस्थमा या कोई भी ऐसी तकलीफ जिसमें कि वो लॉन्ग टर्म इम्यूनो सप्रेशन वाली दवाइयाँ ले रहे हैं। तो वो लोगों को मास्क भी ज़्यादा अच्छे से पहनना है, हाइजीन का भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना है, और यदि किसी को भी बुखार हो गया है और वो हो सकता है कि कोविड हो, तो पहली बात है कि पैनिक ना करें, दूसरी बात है कि ऑब्जर्वेंट रहें, और तीसरी बात है कि बुखार की जनरल प्रिकॉशन, पानी पर्याप्त पीते रहें, ठीक है। नारियल पानी, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉल पर का आप पानी सभी को पीते रोकना चाहूंगी क्योंकि एक बड़ी जानकारी कोविड से जुड़ी हुई इसी बीच सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। तो कोरोना लगातार देश भर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा। नोएडा से ये बड़ी जानकारी, कोरोना के 5 नए केस और सामने आ गए हैं। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या अब 15 बताई जा रही है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो नोएडा से ये बड़ी जानकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, होम आइसोलेशन पर सभी 15 मरीजों को रखा गया है। ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोरोना के 5 नए केस जो हैं वो सामने आ गए हैं। नोएडा से ये बड़ी जानकारी, नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो चलिए सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। सचिन, यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके की तैयारी देहरादून में की गई है? स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क कोरोना को लेकर के नजर आ रहा है? स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने जब यहाँ पर जो है जिस तरीके के जो है कोविड के लक्षण अगर पाए गए थे, तो उसी वक्त से जो है उससे पहले जो है स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूर्ण रूप से तैयारी कर ली थी, सरकार ने अपनी तैयारी कर ली थी, जिसको लेकर जो है वही बात करी जाए डीजी हेल्थ हैं, उन सब ने जो है बैठक की थी, स्वास्थ्य सचिव हो गए, उन्होंने बैठक की थी। लेकिन इसमें सभी डॉक्टर्स को जो है जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, सभी अस्पतालों को जो है निर्देश दे दिए गए हैं, यानी बेड्स की पूर्ण रूप से व्यवस्था है, ऑक्सीजन की पूर्ण रूप से व्यवस्था है, और कोविड जो लैब होती है इसकी भी पूर्ण रूप से व्यवस्था है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूर्ण रूप से कोविड से लड़ने के लिए तैयार है। और सरकार भी इस साथ साथ जो है सरकार ने जो है पूर्ण रूप से व्यवस्था कर दी गई है। अगर केसेस बढ़ते हैं, फिलहाल के लिए जो केस बड़े थे, यहाँ पर 3 केस पाए गए थे, लेकिन फिलहाल के लिए उनकी स्थिति में सुधार हो चुका है, यानी यहाँ पर जो है जो कोविड के आंकड़े वो 0 हो चुके हैं। लेकिन हाँ, सावधानी बरतनी जरूर है। सरकार ने अपनी पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी है, स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जो है पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी है। ठीक है सचिन। डॉक्टर मयंक का रुख कर लेती हूँ। मयंक, एक सवाल जो हमेशा से देखा गया है कि जब भी कोई भी बीमारी आते हैं, चाहे बात कर ली जाए कोरोना की या वायरल फीवर की, अक्सर जो लोग हैं वो घरेलू उपचार शुरू कर देते हैं, घर पर ही सोचते हैं कि घरेलू उपचार कर लेते हैं ठीक हो जाएंगे। कितना सही समझते हैं कि घर पर ही इलाज करना चाहिए या फिर यहाँ पर डॉक्टर के पास जानी चाहिए, बाकायदा उनसे कंसल्टेशन करना चाहिए, तमाम उनसे जानकारी लेनी चाहिए और उसके बाद ही इसको इलाज करना चाहिए? मैम, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन स्वास्थ्य से रिलेटेड तो आप छोड़ दिए। अभी हम लोग जहाँ जिस जगह में रहते हैं ना, अगर आप अपनी समस्या लेके रिक्शे वाले के पास जाओगे ना, तो वो भी बोलेगा कि इसका इलाज ये, छोड़ो डॉक्टर के पास कहाँ जाओगे। अपने गार्ड से पूछोगे, अपने किसी से भी पूछोगे, आप घर से निकलिए, अपनी समस्या आप बताइए खाली कि आपको क्या समस्या है, आपका सोल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हम डॉक्टर तो सबसे लास्ट में आते हैं मैम। होता क्या है ना, घर में सबसे पहले घर में दादा ये बोल देते हैं, अरे यार तुमको गले में खराश है, तुम गर्म पानी पियो और लौंग खा लो, इलायची खा लो, इससे ठीक हो जाओगे। ये तो इतनी बड़ी समस्या है, इस पे तो पूरा दिन डिबेट हो सकती है, बट कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। लेकिन सबसे देखने वाली बात ये है कि पिछले बार जो भी कैजुअलिटीज हुई,
हम डॉक्टर्स पूरी दिन रात लगे रहे, खाना पीना छोड़ के दिन रात हम लोग लगे रहे, लेकिन कंक्लूजन क्या हुआ कि ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति आ गई जो नेग्लिजेंस की वजह से हुई। तो मैं स्ट्रिक्टली आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको सर्दी जुकाम बुखार है, किसी की बात आप मत सुनिए। आप डॉक्टर साहब के पास जाइए, डॉक्टर साहब अगर आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आपको कुछ नहीं है, तो आप सारी एंजाइटी खत्म हो गई ना आपकी। डॉक्टर जी। साहब ने अगर आपको स्टेटमेंट कर दिया कि भैया आपको कोविड नहीं है, आप घर में जाइए, आराम से रहिए। आप एक हफ्ते 4 दिन घर में लौंग इलायची और फलानी चीजें खा खा के 4 दिन तक अपने मेंटल स्टेटस को आपने क्या किया? 4 दिन आप यही सोचते रहे कि मुझे कोविड है, मुझे कोविड है, और एंड ऑफ द डे कुछ निकला नहीं, और आपको एक एंजाइटी न्यूरोसिस वाली बीमारी अलग से हो जी, गई। ठीक तो आप है। इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि जो आपको समझ। ठीक है डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी जानकारी यहाँ पर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना एक बार फिर से पूरे देश भर में दस्तक दे रहा है। पहले से इस वक्त के अगर आंकड़ों के मिलान किए जाए तो इस वक्त आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर ली जाए तो वो भी पूर्ण रूप से तैयार है और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आम लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से थोड़ा बचे और अगर वो जाते हैं तो फुल प्रूफ यानी कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो अभी से मेंटेन करना शुरू कर दें, वरना आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।